नमस्कार, मैं नीरज रवाड़ी। आज आप सबके बीच में पहली बार आया हूँ, ऐसा मीन्स फेसबुक के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। ये मेरा पहला अवसर है कि मैं लाइव आके अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि गत 22 मार्च से पूरे भारत में लॉकडाउन का सरकार ने प्रारंभ किया कोरोना की महामारी की वजह से। तो आज हो रही है 21 जून। इस तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3 महीने हो गए आज लॉकडाउन में। इस 3 महीने में बहुत सी घटनाएं घटित हुई, जिसमें बहुत तर्क वितर्क हुए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा। इस 3 महीने का लोगों ने भरपूर इस्तेमाल भी किया है और लोगों को भरपूर कोरोना की महामारी ने, ये कह सकते हैं कि कोरोना की महामारी ने लोगों को बहुत कुछ नया सिखाया। हम जिस जगह पे काम करते हैं वो जगह हमारे लायक है कि नहीं काम के लिए। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आजू बाजू के लोग कैसे व्यवहार करते हैं। बहुत से लोगों ने इस महामारी के काल में बाहर आकर लोगों की सहायता करना चुना। बहुत से लोग अपने व्यायाम शरीर पे ध्यान देना सीख गए इस 3 महीने में। बहुत से लोगों ने पहली बार अपने परिवार के साथ ये 3 महीने में साथ में बिताए और बहुत से लोगों के घर में खाने की भी दिक्कतें थी ये 3 महीने में, क्योंकि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, उनका सैलरी बंद हो गया, काम किया लेकिन पगार नहीं मिला। ऐसे बहुत से आप देखेंगे तो कोरोना की महामारी के बीच में बहुत सी परिस्थितियां निर्माण हुई और बहुत लोगों ने इस परिस्थिति में कैसे रहना, कैसे सीखना, इस परिस्थिति से सीख लिया है कुछ लोगों ने। और कुछ लोगों ने तर्क वितर्क करना, हर एक चीज़ में सवाल करना स्वाभाविक अच्छी बात है, हर एक चीज़ में सवाल होना, लेकिन हम किस चीज़ पे सवाल कर रहे हैं वो भी सोचना चाहिए। अभी 3 दिन पहले घटित घटना 3-4 दिन हुआ, चाइना और भारत के बीच में घर्षण हुआ और भारत के सैनिक वीरगति प्राप्त हुए, 20 सैनिक वीरगति प्राप्त हुए। इस पर बहुत से पूरा देश भावुक हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर प्रश्न करना चालू कर दिया कि ऐसा कैसा हुआ, क्यों हुआ, सरकार ने क्या किया। स्वाभाविक है, उनका काम है प्रश्न पूछना, उनको प्रश्न पूछने में कुछ हमें है नहीं, पूछो बाबा, तुम्हारे प्रश्न जो है पूछो, जो है करो। लेकिन ऐसे समय में भी वो लोग प्रश्न करना टाल नहीं सके। ये समय में प्रश्न करने से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि उनकी मानसिकता ये समय पे उनके तर्क वितर्क उनकी मानसिकता को दिखला देते हैं। पहले हमें एक हफ्ता भी नहीं होता था, हमें न्यूज़ में मीडिया में दिखाई देता था कि जम्मू कश्मीर की घाटियों में आतंकवादियों का सामना करते हुए हमारे इतने जवान शहीद हुए, हमारे इतने जवान वीरगति प्राप्त हुए, कश्मीर के इतने नागरिक घायल हुए। सिर्फ एक ही था, कश्मीर नाम आया, वीरगति शहीद हुए, तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती थी कि हमारा एक भाई पाकिस्तान से ही मगजमारी है, हमारे एक ही दुश्मन है पाकिस्तान है। तो वो एक था, पब्लिक में एक बन गया है कि सिर्फ पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है। लेकिन आप एक कोरोना के काल में देखेंगे, नेपाल भी अपने नक्शे के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। नेपाल जो हमारे एक कौन से भी राज्य से छोटा सा देश है, वो भी सामने आके खुल रहा है। देखेंगे चाइना ने चालू किया। तो आप ये सब घटना घटित हो रही है, लेकिन इस घटना को घटित करने वाली विचारधारा एक ही है। सब आप देखेंगे, चाइना कम्युनिस्ट विचारधारा, नेपाल के प्रधानमंत्री भी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है और जन्मसिद्ध अधिकार लेके पैदा हुए पाकिस्तान, उनका तो काम ही आतंक फैलाना। कश्मीर में है, दिक्कतें देते रहते हैं। लेकिन बहुत सी ये सब चीज़ें तो हमें दिखाई दे रही है और हम समझ पा रहे हैं कि ये सब घटित हो रहा है, सेना जवाब दे रही है।
लेकिन बहुत से ऑपरेशंस ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं पता रहते और सेना जवाब देती है, वो घटना घटित होने से पहले ही वो घटना को उद्ध्वस्त कर देती है, क्योंकि वो विचारधारा उनको मालूम पड़ रही रहती है और घटना उद्ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि हमारे सैनिक प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले एक माहौल बना था, सब भावुक थे, पूरा देश भावुक था कि हमारे 20 सैनिक वीरगति प्राप्त हुए। तभी मैंने ट्विटर्स पे देखा तो कुछ बुद्धिजीवी बोल सकते हैं, कुछ प्रेरित विचारधारा वाले व्यक्ति भी बोल सकते हैं। वो प्रेरित विचारधारा वाले व्यक्ति ऐसे सवाल कर रहे थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भी वक्तव्य देने के बाद ऐसे सवाल प्रकट किए जैसे एकदम भावनाएं दहल जाती है कि इस प्रकार के भी व्यक्ति रहते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी चाइना अंदर घुसा ही नहीं तो भारत के सैनिक और चाइना के सैनिकों के बीच में युद्ध हुआ कैसे। और पहली बात, ये युद्ध नहीं था, ये घर्षण हुआ। आपको याद रहेगा तो इससे पहले भी 1960 और 1965 के काल में चाइना के साथ भारत का घर्षण होता था और उसमें भी भारत के कई जवान शहीद हुए और चाइना के भी जवान मारे गए। और इस पे अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बॉलीवुड की पहली फिल्म बोल सकते हैं, इस पर एक फिल्म भी निर्मित है पलटन करके, वो देख सकते हैं किस प्रकार से वो लोग अपने सीमा में रह के, अपनी सीमा में आने के बाद भी प्रोवोक करते हैं। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। जैसे हम किसी को कुछ कर नहीं सकते कायदे से, तो हम उससे परेशान कर सकते हैं, उससे उकसा सकते हैं कि वो कुछ ऐसा काम करे कि हमें मारे। आ बैल मुझे मार, वैसी प्रकृति है चाइना की आजकल। तो इसमें एक अच्छा सा एक मैसेज भी आ रहा है सोशल मीडिया पे कि बैन चाइनीज़ ऐप। तो बहुत से मध्यम वर्ग बोल सकते हैं, उच्च वर्ग भी बोल सकते हैं। उच्च वर्ग का तो इसमें कुछ लेना देना आता ही नहीं, क्योंकि वो लोग हाई प्रोफाइल है, उनका बिजनेस सेट है, उनके मटेरियल्स चाइना से आते हैं, उनके बहुत सी डील्स चाइना में अटकी है, उनका पैसा बहुत अटका है, वो लोग तो इस पर कुछ एक्शन ले नहीं सकते एट द प्रेजेंट। लेकिन मध्यम वर्ग के बीच में भी एक सवाल आ रहा है। वो व्हाट्सअप मैसेज ये था कि बैन चाइनीज़ ऐप्स, बैन चाइनीज़ आइटम, स्वाभाविक है बैन कर सकते हैं। तो इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि मेरा मोबाइल है एंड्रॉयड, मैंने ऐप डाउनलोड किया है, तो चाइनीज़ ऐप मेरे को ना ही पैसा भरना पड़ रहा है, जैसे हो गया शेयरिड हो गया, टिकटॉक हो गया, ना मेरा पैसा कट रहा है। विदाउट पैसे में मैं अगर ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मैं सिर्फ शेयरिड यूज़ कर रहा था, टिकटॉक में अब तक यूज़ नहीं की। तो मैं ऐप यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे मेरे पैसे नहीं कट रहे, तो फिर मैं किस प्रकार से चाइना की सहायता कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से चाइना को पैसा दे रहा हूँ, स्वाभाविक प्रश्न है। लेकिन भारत की कुल आबादी है 135 करोड़। अगर 135 करोड़ में से हम पकड़ते हैं कि 50% के पास भी स्मार्टफोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन्स है, तो होते हैं तकरीबन 66 से 68 करोड़ फ़ोन्स। और अगर 66 से 68 करोड़ फ़ोन में से अगर भी 30% लोग भी अगर चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करते हैं, तो भी उसकी गिनती होती है करोड़ों में। तो अगर एक साथ इतने करोड़ लोग अपने हैंडसेट से इतने ऐप्स डिलीट करेंगे, तो वो ऐप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। तो इसमें हमें कुछ करने के, हमारे फ़ोन से सिर्फ हम वो ऐप डिलीट कर रहे हैं, और बहुत से संस्थाओं ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से युवाओं ने इसके वो ऐप्स के पर्याय भी ढूंढ रहे हैं। मेक इन इंडिया पर्याय भी ढूंढ रहे हैं। तो दिक्कतें, कोई भी चीज़ करने से दिक्कतें आती हैं। अगर हम दिवाली के टाइम घर में साफ़ सफाई भी करते हैं तो बहुत सी दिक्कत आती है। तो एक इस प्रकार से एक छोटी दिक्कत ही हम समझ लेते हैं कि दिक्कत आती है, तो हम फर्स्ट स्टेप जिसमें हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई नुकसान नहीं, वो चीज़ तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आग्रह नहीं, एक सोचने वाली बात है। अगर आप सोचते हैं डिलीट करते हैं, अच्छी बात है, किसी पे दबाव बनाना मेरी आदत है नहीं, और मेरे से कोई दबेगा
किसी पे दबाव बनेगा वो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी समय रहेगा तो एक सोचिए कि अगर फ्री में हम ऐप डिलीट करते हैं, अगर उनका नुकसान हो रहा है तो नुकसान हम कर सकते हैं। हर बार सरकार गलत, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार वो करनी चाहिए, मैं किसी एक सरकार के पक्ष में नहीं, मैं एक सामान्य में बोल रहा हूँ। और मुझे ये एक भारत में अच्छी बात ये हो रही है कि 2014 के बाद 2012 से ही बोल सकते हैं आप, और 2014 से वो पीक पे चला गया और अभी तो एकदम फुल सैचुरेट मोड पे है। पब्लिक इतनी जागरूक हो गए कि हर एक चीज़ में उनको तर्क वितर्क करना, हर एक चीज़ में उनको परीक्षण करना, ये सच है गलत है, बोलते ना भाप के देखते हो हर एक चीज़। तो एक वो मानसिकता हो गई है कि हर एक चीज़ में सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन किस चीज़ में कर रहे हो भी हमें सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए। सिर्फ दोस्तों व्हाट्सएप पे स्टेटस रखने से, श्रद्धांजलि अर्पित करने से हम एक भावना हमारी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते हम हमारे देश की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं वो भी हमें सोचना चाहिए। ये एकदम उत्तम माध्यम है हमारे सहायता करने का कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दें। जो प्रोडक्ट खरीदे हैं, लॉकडाउन का काल है, सबके पास पैसों की दिक्कत है, ठीक है, हम अभी उसका स्विच नहीं कर सकते, लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब स्थिति नियंत्रण में आएगी, जब स्थिति काबू में आएगी, तभी हमें वो रिप्लेस करने चाहिए। क्योंकि हमारे देश से एक प्रकार से बोल ही सकते हैं, हमारे देश से वो लोग पैसा कमा रहे हैं और उनके देश में लगा रहे हैं, और वहाँ के सरकार की विचारधारा से प्रेरित होकर उनके सैनिक हमारे देश पे आक्रमण कर रहे हैं और हमारे सैनिक वीरगति प्राप्त हो रहे हैं। तो हम वो पैसा भले छोटी मात्रा में ही क्यों ना पैसा हो, लेकिन वो पैसा हम बचा सकते हैं। इससे और एक फ़ायदा होगा कि हम जो चाइना से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर वो बैन होते हैं, इस पे उच्च वर्ग वाले भी सोचने चाहिए कि जो मोस्टली ये सब कार्गो से मटेरियल लाते हैं चाइना का, जो भी प्लास्टिक बॉटल्स है, एसेसरीज़ है, मोस्टली एसेसरीज चाइना से लाके इंडिया में बेचते हैं, उनको ये सोचना चाहिए क्यों ना वो एसेसरीज हम इंडिया में प्रोवाइड करें, क्यों ना मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में करें। इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और सेकेंडली चाइनीज़ ऐप्स बैन भी होंगे और एक मेक इन इंडिया का जो चल रहा है वातावरण, उसमें एक योगदान भी होगा। आत्मनिर्भर भारत, हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला था, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम हम कह सकते हैं उसको। बहुत लोग इस पे कई सवाल, एक्सट्रीमली बुद्धिजीवी लोग इस पे बहुत सवाल खड़े करेंगे कि कुछ मालूम नहीं है, भक्त कहेंगे, गाली देंगे, चलेगा बाबा दे दो, और तो कोई कुछ कर नहीं सकते तुम लोग, पर चलेगा। पर एक सोचने वाली बात है, हर बार कुछ ना कुछ लेके क्रिटिसाइज़ करना कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार को ये करना चाहिए, चाय की पटरी पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे इतने अच्छे विचार आते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम क्रिटिसाइज़ की जगह अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं किस प्रकार उपयोगी हो सकता हूँ, मैं किस प्रकार एक नागरिक होने का दायित्व मेरा क्या है। जब हम ये सोचेंगे तो हमें एक बोल सकते हैं कि एक बंद दरवाज़ा है हमारे दिमाग में, एक बंद दरवाज़ा है विचारधारा में, वो खोलने का ये सही तरीका है। तो थोड़ा सोचिए कि नागरिक होने के दायित्व, हम नागरिक होने का हमारा क्या क्या दायित्व है। हर बार मेरा ये अधिकार है, अधिकार बहुत है, अपने अधिकार खड़ा होना चाहिए, अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सही बात है, लेकिन हमारा दायित्व भी हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी हमें पालन करना चाहिए। तो हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये सवाल खुद से पूछो।
मेरे एरिया में ये रास्ते ठीक नहीं है, मेरे एरिया में गटर भर जा रहा है, मेरे एरिया में ये हो जा रहा है, क्योंकि मैं स्लम से रिलेटेड हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही है, स्वाभाविक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? सिर्फ अरे बाहर निकाल, अरे यार ये नगर सेवक ये नहीं कर रहा है, नगर सेवक वो नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहे साला कोई। अरे बाबा, पर तू तेरा नागरिक होने का काम कर रहा है, तूने किसी को बताया? किसी को सपना आएगा कि बाबा तेरी चाली में ये हो गया है? तो एक दायित्व होने के कारण हमें ये सब भी सोचना चाहिए। रही बात, मैंने ये भी देखा कि पब्लिक चाइना का टीवी, चाइनीज़ प्रोडक्ट सब तोड़ रहे करके। तो मुझे सिर्फ उनसे यही कहना है कि ठीक है बाबा, तुमने तुम्हारा रोष व्यक्त किया, सही है, लेकिन इस महामारी के कारण जब इस सभी को दिक्कत है, आपका देख के पब्लिक भी यही कर रही है, चाइनीज़ है ना तोड़ दो। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते के बाद हमें वो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या हम खरीद पाएंगे ऑन द स्पॉट? और मार्केट में एट द प्रेजेंट सबसे सस्ती चीज़ उनकी बिकती है, तो वापस हम वही खरीद रहे हैं। तो खुद का नुकसान करने से बेहतर है कि जो चीज़ हमारे घर में अभी है, जिससे हम रिप्लेस अभी नहीं कर सकते, ठीक है, उसको टाइम दीजिए, 1 साल 1.5 साल रिप्लेस करेंगे, या फिर जब भी बिगड़ेगा तब उनकी गैलरी में देने से अच्छा हम नया प्रोडक्ट, पर्याय ये रखिए कि हम पहले उनका प्रोडक्ट छोड़ के अपना प्रोडक्ट करें। तो ये एक भी पर्याय हो सकता है। और सेकेंडली, सबके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि चलो बाबा हम नहीं लेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है ना बाबा, थोड़ा तो होगा ना, भले एट अ ग्लांस उनको बिग फ़र्क नहीं दिखे, लेकिन थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और मुझे इतना, अगर सामान्य नागरिक होने के कारण अगर मेरे दिमाग में ये विचार आ सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, सरकार भी सक्षम है, सरकार में रहने वाले IAS ऑफिसर भी सक्षम है, उन्होंने भी कुछ सोच रखा होगा कि जितने भी चाइनीज़ टेंडर्स है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, उन पर भी वो विचार करते ही रहेंगे। देखो दोस्तों, सब एक साथ नहीं हो सकता, तो थोड़े थोड़े टप्पे में सब होगा। मीन्स 6 महीने के पीरियड में अगर हम ये कर रहे हैं, तो दूसरे 6 महीने में अगर दूसरा इफेक्ट भी होगा। मैंने बहुत से मैसेज ऐसे भी पढ़े कि हमारे सिर्फ 20 गए और हमने उनके 40 लिए। दोस्तों, 20 जवान वीरगति प्राप्त हुए, 20 परिवार का एक सदस्य उनके साथ आज नहीं बैठा। ये तकलीफ़ सिर्फ उनको ही मालूम हो सकती है जिन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को कम होते देखा है, कम होते महसूस किया। वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी के पति थे, उनका एक परिवार कम हुआ। भावना प्रकट करना अच्छी बात है, लेकिन वो भावना प्रकट करते समय हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहे, वो भी देखना चाहिए। अगर कही हुई बात में कुछ सोचने जैसा लगे तो ज़रूर सोचिएगा, और अगर बहुत से सवाल उपस्थित हो गए तो आप व्यक्त कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें गाली देंगे, बहुत से लोग बहुत सी टाइटल्स दे देंगे, भक्त, अंधभक्त, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी ये राय पर्सनली मेरे मन के विचार थे, और बहुत सारे विषय हैं जिस पे मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ और आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आपके मन के अंदर, आपके दिल में, आपके जहन में ऐसे विचार आते हैं कि नहीं। तो प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, आप क्या कर सकते हैं, या हम सब मिलके क्या कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना सो कॉल्ड विचार प्रकट करना बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।